ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ सही है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ चीज़ें जो डिस्कस की थी, हम उसको थोड़ा सा रिकैप भी कर लेंगे बहुत फास्ट। अब उसमें सारी जो डिटेल्स लास्ट टाइम बताई थी वो तो रिपीट नहीं हो सकती। अगर आप शिराज थे आप लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग स्लैक पे दी है मैंने तो मार को। अच्छा पता नहीं मुझे यार, याद नहीं है, असल में लोग मांग रहे होते तो हो रहा होता है। चले हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, जहाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टॉप किया था उसमें कुछ लोगों का तज़किरा चल रहा था जो यानी हमारे लिए एक तरह से बहुत से एरियाज़ में हमारे लिए मॉडल हो सकते हैं। तो उसके हम जिक्र करेंगे सम इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स और वे ऑफ इनका किस तरह ज़िंदगी किस तरह गुजारते थे, टाइम किस तरह मैनेज करते थे, करेक्ट टाइम एस्टिमेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बफर, ये 10 चीज़ें जो आज हम इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी कितना हमारा टाइम ऊपर हो गया थोड़ा सा, तो जितनी हो जाएंगी चलें। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी कि हम अपनी मादरी ज़बान कैसे सीखते हैं, तो उसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस पर मैंने एक हदीस कोट की थी कि आप अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें बतानी थी कि माल की मोहब्बत और अपनी शोहरत और वावा की मोहब्बत गलत चीज़ है, यानी बहुत बुरी चीज़ है। तो सिंपली भी कहा जा सकता है भाई ये बहुत बुरी चीज़ है, तो सहाबा क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं ना ऑब्वियसली। लेकिन उसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट यानी कि सियाक़ व सबाक़ जिसको हम कहते हैं उसको डेवलप किया और समझाया कि दो भूखे भेड़ियों को अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा। जब आप अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई तो सहाबा क्योंकि वहीं रहते हैं, वहाँ पे बकरियां चराते हैं, तो उनका फ़ौरन से जहन वो उधर चले गए और उनकी वो विजुलाइज करने लगे कि किस तरीके से जो है वो कितना ज़्यादा तबाही का मंजर होता है जब भूखे भेड़िए रेवड़ में घुस जाएं। तो जब वो विजुलाइज करने लगे तो उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। जैसे ही वो विजुलाइज करें तो अगला जुमला आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उससे ज़्यादा तबाही मचाते हैं ये दो जज्बे, हुब्बे जहाँ और हुब्बे माल, यानी माल की मोहब्बत और अपनी वावा, मेरी वावा हो इसकी मोहब्बत। दीन को जितना नुकसान बकरियों को जितना नुकसान वो भेड़िए नहीं पहुंचाते, उससे ज़्यादा नुकसान दीन को ये दो जज्बे पहुंचाते हैं। यानी आपके दीन को नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सारी इबादत हैं, लेकिन ये दो जज्बे क्या हो जाते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये बात समझाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। तो एक तो ये बात हो गई, समझ आइए, मिसाल समझ आइए। अगर आप लोग को, अच्छा ये बात भी हुई थी लास्ट सेशन में कि भाई अगर कोई बात मैं बोलूं तो अगर मैंने इंग्लिश में या उर्दू में बातों का एक्सेंट होता है, समझ नहीं आता, तो मुझे उसी वक्त रोक के पूछना है कि मैंने क्या बोला है। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप लोग कुछ और समझ के उसको रिलेट कर लें किसी चीज़ से और वो रिलेशन तो कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। यानी आप अलैहिस्सलाम ने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, उसके बाद असल मकसद वाली बात बताइए। ठीक है, ये सूरह हदीद की इब्तिदाई 8 आयत हैं। पहली आयत से लेकर आयत नंबर 7 आयत तक अल्लाह ताला ने हमसे कुछ जो भी बात की है, जितनी भी बात की है, उसमें सिर्फ अपनी बड़ाई बयान की है। आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, आसमान और ज़मीन अल्लाह के हैं, आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं दिन और रात, मतलब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बयान की है। अच्छा, अल्लाह ताला का मुतालबा क्या था हमसे, वो ये था, ये आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी। बस ये एक जुमला बोलना था। इस एक जुमले की खातिर इतनी लंबी तमहीद बांधी है। ठीक है, लास्ट टाइम तो मैंने उसको पूरा पढ़ा था, इसका तर्जमा भी किया था, वो वीडियो देख लें। तो इससे एक अंदाजा होता है कि कॉन्टेक्स्ट अल्लाह ताला पहले पूरा एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, पूरी एक तमहीद बनती है। वो शायर कहता है ना कि तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, तो ये वही वाली बात है। तो आमीनु बिल्लाहि व रसूली, इतनी सी बात कहने के लिए अल्लाह ताला ने पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया। जब आपके जहन में मुतकल्लिम यानी जो बात करने वाला है, स्पीकर की अहमियत होगी, अल्लाह ताला यहाँ पे स्पीकर है, वो बयान कर रहे हैं, तब आपको उसकी बात की अहमियत का अंदाजा होगा। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। उसके बाद हमारी बात हुई थी इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग पे। इसकी भी कुरान से एक रेफरेंस ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई जो मैं मिसाल बयान कर रहा हूँ उसको भी बहुत गौर से सुनो, गौर से नहीं सुनो सिर्फ, बहुत गौर से, फस्तमिऊ। ठीक है, तो मिसाल को भी बहुत गौर से सुनना है। अच्छा, एक चीज ये है इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग, ये लास्ट सेशन में नहीं हुई थी। शेयरिंग, जब आप, शेयरिंग का मतलब यहाँ सिर्फ शेयरिंग नहीं है बल्कि ये है कि आप लोगों को सिखाएं। मिसाल के तौर पर लास्ट सेशन जो यहाँ पे हुआ था उसमें जो लोग थे
उनमें से कुछ अभी हैं, कुछ नहीं है, कुछ नए हैं। तो अब आप लोगों ने से जिन्होंने वो वीडियो देख ली है, किसी एक से कम किसी एक से शेयर करें, अपनी वाइफ से शेयर कर लें, बहन भाइयों से शेयर कर लें, पेरेंट्स से शेयर कर लें, ठीक है, फ्रेंड से शेयर, यानी किसी एक से शेयर जरूर करना है, ज़्यादा की कोई वो कैद नहीं है। जब आप कोई चीज़ पढ़ाने की नीयत से सुनते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियसली भी रेडी हो चुका होता है, बहुत यानी बहुत शार्पली वो कर रहा होता है कि यार आपने इस चीज़ को कैसे समझना है। जब आप खुद सीखने के लिए सीख रहे होते हैं तो बाद वक्त स्ट्रेस होता है, लेकिन जब आप सिखाने के लिए कोई चीज़, आप लोगों ने में से बहुत से लोगों का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा होगा, तो किस किस ने ये बात ऑब्जर्व की है कि मैंने तो की, जब मैंने मैट्रिक के बाद टीचिंग शुरू की थी 2012-13 में, तो उस वक्त जो मैंने 10 साल में सीखा ना, बल्कि नर्सरी और केजी 1 में मिला 13 साल में, मेरा ख्याल है उस एक साल में मैंने उससे ज़्यादा सीखा होगा, ठीक है, जो पढ़ाते, क्योंकि पढ़ाते वक्त अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी आ गया, उस सब्जेक्ट में एक ऐसा चैप्टर आ गया, ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा, उस दौर में नहीं था, ये हमें नहीं पढ़ाया गया। अब मैं उसको जब पढ़ रहा हूँ ना, तो वो मैं ज़्यादा आसानी से समझ रहा हूँ बनिस्बत उसके जो मैंने अपनी टीचर से समझा था। यानी कि यहाँ टीचर भी नहीं है, यहाँ मैं खुद टीचर हूँ अपना। वहाँ तो डंडा था, कहते हैं डंडे के बगैर काम नहीं चलता, वहाँ डंडा था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा आसानी से मैंने यहाँ सीख लिया। क्यों? कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मुझे पढ़ाना था, ठीक है। तो शेयरिंग का मतलब यहाँ पे शेयरिंग एज अ टीचिंग है, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज आवर डे अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रेटेजिक विजन एंड देन, इसका मतलब ये है, अच्छा तो आप लोगों को किसी को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, सब समझ गए हैं माशाल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा कोई मकसद होगा, चाहे वो मकसद बहुत बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है, और उसको फिर हासिल करें अज़म के थ्रू। अज़म मतलब पुख्ता इरादा, डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हम घर से अगर ऑफिस भी आ रहे हैं तो ये हमारा छोटा सा एक विजन है, यानी हमारा एक मकसद है। विजन चले उसको हम बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं होगा, लेकिन हम मकसद है कि हमें जाना है, तो प्रायोरिटाइज करेंगे ना, मैप करेंगे, मैप प्रायोरिटाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज करेंगे। आपको जो है वो हो सकता है अगले दिन के लिए डबल रोटी भी लानी हो, तो आप बोलोगे अगले दिन के लिए लानी, मैं लेता आऊँगा। अब आपने ये प्रायोरिटाइजेशन की है कि आपने उसको पहले कर लिया, उसको बाद में कर लिया, ठीक है। हम उसको आगे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने प्रायोरिटाइज करनी होती है ना, ठीक है। अच्छा, वो आएगी इंशाल्लाह बात आगे समझने वाली। टाइम मैनेजमेंट, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कमिटमेंट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है तो पंक्चुअलिटी नहीं हो सकती, है ना। यानी कि मैंने एक बात कह दी बट उसकी कमिटमेंट नहीं, इस पर हमारा बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा सवाल आ गए थे, तो तकरीबन सेशन हमारा इस पर निकल गया था, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी नहीं है तो टाइम मैनेज नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कमिटमेंट्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अच्छा, द की टू पंक्चुअलिटी इज टू कैप्चर कमिटमेंट्स। आपने एक बात की मिसाल के तौर पर कि मैं आपसे कल मिलूंगा, तो आप उसको किसी तरह कैप्चर कर लें, चाहे तो आपके पास एक छोटी सी नोटबुक और पेन हो, पेंसिल हो, उससे आप लिख लें, या मोबाइल पे लिख लें, एक्सेल शीट पे आप मेंशन कर लें, सॉफ्टवेयर आ गए हैं अब तो टू डूज के और बहुत सारी चीज़ों के, तो उस पर आप एक दफ़ा बस कैप्चर जरूर करें। या तो आपकी मेमोरी इतनी अच्छी हो कि आप क्या करें, उसको याद कर लें, आप भूलें ही नहीं, आपको पता हो। अच्छा, प्रैक्टिस करते 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 ऐसा भी हो जाता है, बाज़ लोग तारीख में भी हमारे पास से गुजरे, एक दफ़ा कह दिया ना बस, अब जमीन आसमान, जब तक उसको वो कैंसिल नहीं कर रहे तब तक, अगर वो बोले ना कि मैं, आज क्या तारीख है, 14 सितंबर है ना, अगर वो ये कहें कि मैं अक्टूबर 2023 में फला तारीख को, मिसाल के तौर पर 2 अक्टूबर को मैं आपसे मिलूंगा, 2023 में भी क्या चल रहा है 2022, यानी 1 साल और चंद दिन बाद की वो बात कह रहे हैं, और अगर उन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया इस पूरी ड्यूरेशन में, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, यार वो आपने मुझसे कमिटमेंट किया था, 1 साल हो गया उसको, तो आपने मुझे बताया था कि हम मिलेंगे 2 अक्टूबर को 8 बजे सुबह, तो हम आ रहे हैं ना। इस कंफर्मेशन की जरूरत लोगों से नहीं पड़ती। कौन से लोगों से? उन लोगों से जो इसके प्रैक्टिस करके और अपने कमिटमेंट्स के पक्के होते हैं, अपने क्या है बात का पक्का, तो उनको फिर ये कहने की जरूरत नहीं होती वो 1 साल 10 साल और 1 दिन उनके लिए सब बराबर है। या तो वो अपने दिमाग में नोट कर लेंगे, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी होगी, या वो कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, लेकिन वो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद भी दिलाना नहीं पड़ेगा। आर्ट ऑफ कीपिंग कमिटमेंट्स का एक तरीका यह है कि आप कोई नोटबुक कैरी करें, जैसे मैंने अभी बताया। जीके बुक एक हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, गेट कीपर बुक ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसको किस तरह मैनेज करना है। इंपॉर्टेंट ऑफ कमिटमेंट, ये हदीस आई थी लास्ट टाइम,
कि एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अबू हमसा रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैंने बेसत से पहले आप अलैहिस्सलाम से एक चीज़ खरीदी थी और कुछ कीमत मेरे ज़िम्मे रह गए, तो मैंने वादा किया कि मैं इसी जगह लाकर दूंगा, फिर मैं भूल गया। तो फिर मुझे 3 दिन के बाद याद आया। जब मैं वापस उधर गया 3 दिन के बाद याद आया, क्या कहा था यही दूंगा। 3 दिन के बाद याद आने के बाद जब मैंने कहा यार ये तो मैं भूल गया, तो मैं वापस गया उधर, तो आप उसी जगह मौजूद थे और आपने फरमाया ये जो है ना ये इबारत, या फता लक़द शक़क़ता अलैया अना हा हुना मुंज़ु सलातिन अंतज़िरुका, कि ए जवान तुमने तो मुझे मशक्क़त में डाल दिया, आपने मुझे जहमत में डाल दिया, मैं 3 दिन से यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, यानी हमारा ये, अगर आपको आज कोई बोले और वो ना आए तो आप कितनी देर, मैं कितनी देर इंतज़ार करूँगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। बहुत ही कोई वैल्यूएबल पर्सनैलिटी होगी तो मैं शायद 6 घंटे इंतजार कर लूँगा। उसके बाद तो मैं बस यार क्या हो गया, मुझे घर जाना है। और अगर मेरी घर की बात है तो मैं अपने कामों से निकल जाऊँगा, कहीं जाना आना होगा तो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनका इंतज़ार फरमाया, क्योंकि ये मुतसव्विर यानी कि ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक मुसलमान या एक इंसान ये कह रहा है कि मैं आपको लाके दूंगा, तो ये नहीं हो सकता कि वो भूल गया, ये नहीं हो सकता कि वो नहीं लाके दे। झूठ का और यानी कि बगैर अहमियत दिए भूलना, एक होता है इंसानी फितरी गलती है, कमजोरी है कि इंसान भूल जाता है, वो एक अलग चीज़ है, वो लाखों में हजारों बातों में एक दफ़ा इंसान भूलता है। हमारा तो हर दूसरी चीज़ भूल जाते हैं ना हम, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ना देने की वजह से होता है। अगर आपको पता हो कि कल आपकी दुबई की फ्लाइट है या फला तारीख को दुबई की फ्लाइट, आप कभी भूलोगे? हर थोड़े दिन में याद आता रहेगा यार वो 16 नवंबर को फ्लाइट है, 16 नवंबर को फ्लाइट है, इतने बजे। क्यों? उसकी इंपॉर्टेंस है ना, पैसा भी लगा है, मेहनत भी है, बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ बात अहमियत की होती है और कुछ भी नहीं। हमारे बहाने यार, इंसान है, भूल जाते हैं, सब बहाने। मुझसे भी हो जाती है गलती, मतलब ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें इस पर जो है ना जमाए। अच्छा, मैंने एक वो दी थी एक्सरसाइज, तो लास्ट टाइम कौन कौन था हमारे साथ? और 1 2 3 4 5, शुएब आप नहीं थे? 6। आप लोग को कर सके? नहीं कर सके यार, ऐसे नहीं करें यार, ऐसा करेंगे तो कौन आएगा। अच्छा खैर चले, मैं इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। हमने 2 मिसालें दी थी कि 2 हमने वो लिए थे ट्रम्प, और ऐसे हमने वो उसमें ले लिए थे कि एक रैंडमली सेलेक्ट किए थे। अशरफ, ये जो है भाई साहब हमारे, अशरफ भाई साहब, ये अपने वादे के पक्के हैं। अच्छा, अगर हम 5 मिनट में ये अभी कर लें तो 5 मिनट की एक्सरसाइज आए थे, तो हम अभी कर लेते हैं ना। इसमें यह है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि खुसूसियात बताएं बस। कि भाई क्या क्या खुसूसियात होंगी, मैं यहाँ पे लिख लूंगा, वहाँ शो होता रहेगा इंशाल्लाह। खुसूसियात का मतलब उनकी क्वालिटीज़, मतलब अगर अशरफ साहब जैसा आदमी है कि भाई वो जो मैंने अभी बताया ना कि उनको फिर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा बोल दिया उन्होंने कि मैं मिलूंगा 2023 में नवंबर में, तो अब उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद दिलाने की, पूछने की, कंफर्म करने की। एक ऐसा बंदा है, उसने बोला ना 8 बजकर, ये हमारा सारा लास्ट सेशन में डिस्कशन हो चुका है इसलिए मैं उसको स्किप किया। हम उसने कहा मैं 8 बजकर 5 मिनट में पहुंचूंगा ना, तो 8 बजकर 5 मिनट हो जाए और वो मौजूद ना हो, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि 8 से पहले पहुंच जाए, 8 बजे पहुंच जाए, 7:30 बजे पहुंच जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 8 बजकर 5 मिनट हो गए और वो ना हो, ये नहीं हो सकता। ऐसा बंदा है अशरफ। और ट्रम्प साहब जो है वो ऐसे हैं कि वो बोले ना 8 बजकर 5 मिनट में पहुंचूंगा, तो अब वो हो सकता है 8 बजकर 5 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन ये नहीं पता कि उसी दिन के 8 बजकर 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं या अगले दिन के। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उनका कुछ नहीं भरोसा। बल्कि गालिब गुमान ये है कि जो टाइम वो दे रहे हैं उस पर तो वो नहीं होंगे, से 1-2 घंटे लेट ही होंगे वो, कम से कम भी। ठीक है, तो अब बताएं क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। पंक्चुअल अशरफ साहब, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी? हो रही है स्क्रीन, अभी नहीं, मैं ब्लैंक जो हो लिख गई। रहा हूँ वो आ रहा है, पंक्चुअल लिखा है मैंने, भी नहीं आ रहा ना। नहीं, अभी ब्लैंक हो गई। एक आप लिख सेकंड। के बैठले, जब सेव करेंगे तो फिर ही आएगा। क्या? क्योंकि आप प्रेजेंटेशन मोड में हैं।
अगर आप स्क्रीन शेयर मोड में जाएंगे तो वो मुख्तलिफ हो जाएगा। इसमें तो मैंने स्क्रीन शेयर मोड ही किया हुआ है। एक सेकेंड, नहीं, आपका प्रेजेंटेशन मोड था। अब आ रही है? जी अब नजर आ रही है। मेरा सारा गायब हो गया। चले फिर उसको हम बाद में सेट करते हैं, वरना ये तो इसी में सारा टाइम निकल जाएगा। चले बताएं, आप लोग बताएं पंक्चुअल है और मैंने चैट में लिखे हैं। दोनों का बारी बारी बताते हैं, लेकिन नाम लेने अभी अशरफ साहब की बात शुरू हो गई तो यानी कि ट्रस्ट वर्दी है, कुछ मैंने चैट में लिखे हैं, ट्रस्ट उन पर ट्रस्ट है, रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा रोमन उर्दू में लिखे हैं। देखिए जी मीर भाई कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा कुछ रोमन उर्दू में मैंने चैट में लिखे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही समझ में। जी चैट की कुछ मैंने उर्दू रोमन में लिखे हैं। आप समझ में आ रही है? अच्छा, और रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट हो सकता है बिल्कुल, और बताएं। लॉयल, लॉयल बिल्कुल, और कमिटेड, ठीक है, और ईमानदार, हाँ बिल्कुल ईमानदार, ट्रस्टवर्दी हो गया, डिपेंडेबल, हाँ हाँ, ध्यानदार, ठीक है, और बताएं, देख दो और बता दें, फिर हम उसकी तरफ आ जाते हैं। हाँ ठीक है, उम्मीद पक्के। लगा सकते हैं उससे, ठीक है, सादिक है, ठीक है, सच्चा है, हाँ ठीक है, यानी सच्चा, ठीक है। अच्छा चलो हम उस पर आ जाते हैं, हम ट्रम्प साहब पे आ जाते हैं। बताइए इनकी खुसूसियात। हाँ लेजी होगा, अच्छा, लापरवाह, और खयानतदार, खाइन, इसको कहते हैं खाइन, ठीक है, खाइन, और वादा खिलाफी करने वाला, वो हो बड़ा खतरनाक है तो, हाँ, और झूठ, यार ये तो और नहीं, झूठ नहीं होता। अगर उसकी पहले से नियत है कि मैं नहीं पहुंचना, मैं टला रहा हूँ, तो फिर झूठ होगा। लेकिन पहले से नियत नहीं है, उसने बोला 8 बजे आऊंगा, वो किसी वजह से लेट हो गया, तो कमिटमेंट तो उसने तोड़ दिया, लेकिन झूठ नहीं होगा, वो लापरवाह है फिर। नहीं, झूठा झूठे देखें, झूठा तब है जब वो बोलते वक्त उसकी नियत हो कि मैंने नहीं पहुंचना। नहीं नहीं नहीं, आप नियत नहीं कह सकते, नियत को नहीं कह सकते। वो लापरवाह है ना, देखो लापरवाह और झूठे में फर्क है। लास्ट टाइम में ना इसी पे डिस्कशन बहुत लंबा हो गया था। ये लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि झूठा क्या होता है और कमिटेड बंदा क्या होता है, दोनों में फर्क है। यानी एक बंदा कमिटेड है और एक बंदा सच्चा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा सच्चा भी है, कमिटेड भी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा सच्चा तो है बट वो कमिटेड नहीं है, यानी वो कमिटमेंट बाद वो तोड़ देता है, लेकिन हम उसको झूठा नहीं बोल सकते। झूठा बहुत खतरनाक, यानी कि समझ लो बहुत बड़ा चमाट है झूठा किसी को बोलना। क्योंकि देखो कुरान अगर हम पढ़ते हैं तो कुरान में क्या आता है झूठ के बारे में, क्या आता है? लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है। आप सोचो कितनी, अगर हम किसी को ये बोलते हैं ना झूठा, तो बहुत बहुत बड़ा समझ लो एक तरीके से इल्जाम है उस पर, आपको साबित करना पड़ेगा क़यामत में, बड़ी आराम है झूठे हो झूठे, बहुत गलत तरीका है। झूठा बहुत ज्यादा खतरनाक जो गुनाह कबीरा में से है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कमिटेड ना होना कोई बुरी बात नहीं है, कमिटेड होना चाहिए, अपने कमिटमेंट का ख्याल रखना चाहिए। सारी चीजें इसी पे चल रही है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। झूठा, और जी आपको कुछ सवाल था? देखिए अगर तो उसकी नियत टालने की है,
इस सिनेरियो में अब देखेंगे मामला क्योंकि नियत का है ना, अगर तो उसकी नियत टालने की है ना, वो झूठ बोल रहा है। जैसे आमतौर पे लोग बोलते हैं होते घर पे हैं, मैं बाहर हूँ, झूठ है। मैं रास्ते में हूँ, हालांकि वो रास्ते में नहीं होता ना, वो तैयारी कर रहा है कि चलो वो किसी तरह हम उसको मजाजी तौर पे कह लेंगे रास्ते में, तो झूठ से उसको, अगर वो निकल चुका है जाने ही के लिए तो वो बोल सकता है रास्ते में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कदम बाहर नहीं है, मैं रास्ते में हूँ, फिर आगे अंदर आगे बैठ जाए, लेट जाए, तो ये फिर झूठ हो जाएगा ना, कि वो उसने झूठ बोलने के लिए उसने बात बोली नियत के ऊपर डिपेंड। ठीक है, झूठा। और हाँ तो वो लापरवाह है ना, हाँ वो कमिटेड नहीं है। अगर उसकी नियत धोखा देने की नहीं है, झूठ बोलने की नहीं है, तो झूठा तो नहीं है अलबत्ता, लेकिन वो कमिटेड नहीं, अपनी क्रिएटिबिलिटी खुद ही खो देगा। अज़म भी नहीं है वो, अपने आप को इंसान ढंग का इंसान बनाना नहीं चाह रहा है, वो सीधी सी बात ये है। भाई अगर हाँ, अगर वो झूठ का ताल्लुक नियत से, इन शॉर्ट ये याद रख लें, ठीक है, झूठ का ताल्लुक नियत से और उसके साथ फिर कोशिश से। कोशिश भी ऐसी कोशिश कि अगर आप के जो है ना वो अगर आप नहीं पहुंचे ना तो आपका कोई 10 लाख का नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोशिश। जैसे दुबई की अगर आप नहीं पहुंचे फ्लाइट तो क्या होगा, इंसान नींद कुर्बान कर देगा, 10 ही चीजें कुर्बान करता है, पहुंचता है 4 घंटे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए पहुंचते हैं ना। चले आगे चलते हैं। तो मतलब ये है कि भाई जो अशरफ साहब और ट्रम्प साहब हैं, तो आप हम में से कौन कौन है जो अशरफ साहब वाली कैटेगरी में आना चाहता है? कोई एक है ऐसा यहाँ पे जो ट्रम्प साहब वाली कैटेगरी में आना चाहता है? हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज हो, और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें कोई इन क्वालिटीज से रिलेट करे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम सारे सेशंस कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम में अगर थोड़ा बहुत टच ट्रम्प साहब का है और थोड़ा बहुत अशरफ साहब का है, तो ट्रम्प साहब वाले सारे टच खत्म हो जाए और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कंप्लीटली किधर, अशरफ साहब में। अच्छा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं या ये नियत करते हैं तो आप बोलेंगे यार लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप कमिटमेंट नहीं करें और आप वाज़े तौर पे बोलेंगे देखो यार मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, मेरे ये कुछ मसाइल हैं। अगर आप उसको नहीं बताना चाहते, कॉन्फिडेंशियल ना बोले, मेरे कुछ मसाइल हैं, मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं आपसे जो है ना वो 10 सितंबर को मिलूंगा, या मैं आपसे 10 अक्टूबर को, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको अपडेट कर दूंगा और इरादा मेरा ये है कि मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त कमिटमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि आप अगर बाद इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो नहीं कर पाता कमिटमेंट, तो आप बोलो नहीं हाँ मिलूंगा, पर बाद में यार इसको अभी तो जाने दो यार, देखेंगे बाद में यार काम करेंगे, तो ये बात आपकी क्रेडिबिलिटी इससे अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बंद हो गया, आ गया ना ये, ठीक है। ठीक है, ये तो सारा पीछे ही चला गया। चले, ठीक है, तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई बात? आगे चलें। ठीक है, ये हमने जो लिखे थे ये आ गए। अच्छा, आपके पास कोई 2 बंदे आते हैं, आप यहाँ टेकवर्ड्स में काम कर रहे हैं और यहाँ 2 बंदे आ गए हैं, एक के अंदर ट्रम्प वाली खुसूसियात है, एक के अंदर अशरफ वाली खुसूसियात है, जो हमने खुद, ये सब आप लोगों ने निकाली है ना, मैं तो नहीं लिखी, यानी इस पर सबका इत्तेफाक है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। एक बंदा आता है आपके पास, आपको पता है उसके अंदर जो है ना वो ट्रम्प वाली खुसूसियात है, कहता है यार तो अपनी कंपनी की बड़ी तारीफ करते रहते हो यार कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे बहुत अच्छा इदारा है टेकवर्ड्स, ये वो, यार मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यार, तुम बात करो ना जरा अपने ऑनर से। आपको पता है वो ट्रम्प है, क्या आप जाओगे बात करोगे? अभी भी नहीं करोगे। हाँ, अशरफ बनाने की बात कर सकते हो, बट उसको यहाँ पे एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय, और उसको किसी प्रोजेक्ट पे आप नहीं डाल सकते। उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत, उसकी इस्लाह के लिए तो आप बात कर सकते हो अपने दायरे में, लेकिन उसको आप रेफर कभी नहीं करोगे कि मैं उसको रेफर कर रहा हूँ नबील भाई,
या भाज भाई या शाहरुख भाई आप इसको लग लें, ऐसा नहीं होगा। हाँ एक साहब है, अशरफ साहब है, इसके बारे में आप क्या करोगे? इसको अगर आपने रेफर कर दिया ना तो ना सिर्फ ये कि ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बहुत आगे जाएगा, बल्कि आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी कि यार ये बड़े अच्छे जो है ना वो बंदे रेफर करता है, ऐसा होगा। इसका मतलब इसकी गैदरिंग बहुत अच्छी है। तो यानी कि अगर हम रेफर भी कर रहे हैं तो भी हम चाह रहे हैं कि यार हमें, यानी कि हमारे एम्प्लॉय नहीं बन रहा वो, अच्छा, और अगर हमारा एम्प्लॉय बन रहा हो तो भी हम इसी को यानी चूज करेंगे। अगर हमें, हमारे पास रिश्ते का कोई मामला है अपना, अपने घर वालों का, यानी कि बहनों का मुंह होता है और चीजों को, तो हम ये क्वालिटीज वाले बंदों को प्रेफर करेंगे ना। एजुकेशन दोनों की सेम है, दोनों की सैलरी सेम है, और जितनी चीजें ना, सबका घर भी दोनों के साथ साथ है, दोनों पड़ोसी हैं, चलो दोनों का अपना घर है, दोनों की अपनी सेम सेम गाड़ियां हैं, सब कुछ सेम है, यानी कि मादी एतबार से, यानी कि मटेरियलिस्टिक वे के अंदर सारी चीजें बिल्कुल 100% इक्वल है। सिर्फ ये जो उनकी क्वालिटीज है ना, सिफात, इसमें फर्क है। अब किसको रेफर करेंगे हम? तब भी अशरफ भाई को करेंगे, बल्कि अगर ट्रम्प को दो डबल पैसे होंगे ना, पैसे डबल है इसके पास, घर भी, सारी चीजें डबल कर लो आप, एजुकेशन भी डबल है, एवरीथिंग डबल कर लो, सिर्फ सिफात ये रहे, तब भी हम इसको रेफर अपने घर में रिश्तेदारी करने के लिए कभी भी रेफर, मतलब सोचेंगे भी, मगर नहीं भाई जाओ यार लाफिज, ये सही है, हमें हम 50,000 रुपये गुजारा कर लेंगे इसकी सैलरी पे, वो मसला नहीं है, हमें नहीं चाहिए 2 लाख वाली सैलरी, ऐसा ही है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। हम लोग कैरेक्टर पे आमतौर पे तवज्जो नहीं देते, कॉम्पिटेंस पे बहुत जोर होता है, और बहुत ज़्यादा इस पर आएगा इंशाल्लाह, मैच्योरिटी मॉडल आएगा, उसके अंदर कोर, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस, 3 चीज़ों पे बात होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी मैच्योरिटी के ऊपर, वो आगे आएगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में तो नहीं आएगा। अच्छा, ये हमने चंद चीज़ें निकाली थी। ये टोक्यो का एक मैप है, इसमें ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको आप रहने दें आगे। इसमें हुआ ये कि टोटल टाइम जो था ना, लेट टाइम ऑफ टोक्यो मेट्रो 2014 के अंदर, ये इनके सारी देखें 11 मिलियन प्लस पैसेंजर्स पर एयर है इनके पास, लेकिन आप इनकी ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, टोटल लेट टाइम ऑफ ऑल ट्रेन, यानी तमाम का जो, यानी कि जमा किया गया, सम किया गया, तो कितना निकला 2021 में? 30 सेकेंड यार। हमारी तो एक ट्रेन अगर 30 सेकेंड पे आ जाए ना, एक ट्रेन, हम खुशियां मनाएं यार, सिर्फ 30 सेकेंड लेट हो तो लेट ही नहीं है, उनकी पूरे साल की सारी ट्रेन की जो मिलाकर निकला ना, वो 30 सेकेंड बनाए। फिर हम बोलते हैं यार पूरी दुनिया में टोयोटा चल रहा है और ये हो रहा है, जापान कहाँ चला गया, अभी जाएगा वो, उसने देखो अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुंचा है आज से, हालांकि इतने बड़े बड़े उस पर जो है एटम बम गिरे हैं, उसके बावजूद उसने कहाँ से अपने आप को लेकर, हम तो ये रोते रहते हैं यार करप्शन है, ये है वो है, हमारे पर उतनी आजमाइशें नहीं आई जितनी उनके पास ऊपर आई है, वो उनसे निकल गए, और हम उनसे हल्की आजमाइश से भी नहीं निकल पाए, क्योंकि हमारा कैरेक्टर उस लेवल के नहीं है। हम सब के, सब इन्फ्लुएंसर्स, इनको कौन कौन जानता है? हकीम मोहम्मद सईद साहब, नौनिहाल से जानते हैं, वेरी गुड। हकीम मोहम्मद सईद साहब 9 जनवरी 1920 को पैदा हुए थे, यानी कि कोई बहुत पुरानी, आपको मैं किताबों की लिखी हुई तारीख से निकाल के बात नहीं बता रहा, करीब करीब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सितारा इम्तियाज भी मिला उनको, निशान इम्तियाज भी मिला, पीएचडी की उन्होंने टर्की में यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने फार्मेसी में पीएचडी की डिग्री मिली उनको। तकरीबन कोई 1 मिलियन प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं इन्होंने, 80,000 सफ़हात इन्होंने लिखे हैं, उसमें इस्लाम, हिकमत, ख़वातीन पे, बच्चों पे, सफ़रनामे, बहुत कुछ। गवर्नर ऑफ सिंध रहे 1 साल, जब ये गवर्नर ऑफ सिंध थे तो बहुत से लोगों ने बताया है कि एक दिन हमें नहीं याद, एक दिन के लेट हुए हो, 1 मिनट भी लेट हुए हो नहीं सकता था, 8 बज जाए हकीम साहब ने जगह पे ना हो। और एक ने तो यहाँ तक बताया कि मुझे कभी भी याद नहीं कि हकीम सईद साहब की कभी कोई जमात से नमाज फौत हुई हो, जमात भी छूटी हो कभी, नमाज तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा इससे आगे बढ़कर बताऊं, हमेशा पहली सफ में मिलते थे हकीम मोहम्मद सईद साहब, आलिम मुफ्ती नहीं है ये,
बल्कि उन्होंने कहा इससे भी बड़ी बात बताऊं आपको, कभी इनकी तकबीर वाला भी फौत नहीं हुई है। ठीक है, जिस दिन इनको शहीद किया गया है ना, उससे एक दिन पहले ये टेनिस खेलते हुए पाए गए थे एट द एज ऑफ 78 आई थिंक इनकी एज की जो भी थी, मुझे भी याद नहीं है। उस एज में टेनिस खेल रहे थे, जो अच्छा यानी कि अच्छा एक और भी बड़ी मजेदार बात है कि ये जब कोर्ट में खड़े होते थे ना, तो ये 1 घंटे तक ये खेलते रहते थे। तो जो उनके सामने वाला होता था ना, वो चेंज हो जाता था, ये चेंज नहीं होते थे। इनमें स्टेमिना इतना था कि वो लोग आधे घंटे में 20 मिनट में थक जाते थे, दूसरा बंदा आ जाता था, ये खड़े होते थे अपने बुढ़ापे के बावजूद और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद। वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी के रहे, डायरेक्टर रहे, यानी इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इसी कराची में, इसी गंदगी में, इसी खड्डों में, इसी करप्शन वाले शहर के अंदर, इसी लोड शेडिंग वाले शहर के अंदर, ये सारे हमारे एक्सक्यूजेज है ना, यार लाइट चली गई थी, यार ये हो गया था, यार खड्डे थे, यार ट्रैफिक था, आज मैं सुबह ट्रैफिक में फंस गया था। तो वो लेट क्यों नहीं हो रहे भाई? कभी लेट हो, 1 मिनट लेट हो, नहीं लेट हो रहे। जमात से नमाज उनकी चल रही है, तकबीर ओला उनकी चल रही है। इसी दुनिया का, इसी शहर का, इसी दौर का बंदा है। आगे चले, दारुल कराची जैसे इदारे के खजानची रहे, यानी अमानत का ये लेवल था। अभी आगे आपके इसका जवाब खुद ही हो जाएगा। वैसे ऐसा भी नहीं था, मतलब कहने का मकसद ये है कि उनके पास वो एक्सक्यूजेस नहीं, फजूल के एक्सक्यूजेस नहीं लेकर आ रहे थे, उन्होंने मैनेज किया ना अपने आपको। दारुल कराची के खजानची है, यानी कि वहाँ का सारा जो मालियात का जो निज़ाम था उन्होंने संभाला हुआ था। यानी इतने अमानतदार आदमी थे कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इनको अपने इदारे का यानी इतनी मेन और सेंसिटिव पोजीशन पे बिठा दिया। कैरेक्टर आने के आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, इनका क्या ताल्लुक है भाई किसी मदरसे के किसी इदारे से इस तरह का। लेकिन देखो, और पोजीशन देखो, ट्रेजर, किताबें माशाल्लाह बहुत इनकी बहुत अच्छी अच्छी मजेदार किताबें, सफरनामे बहुत अच्छे अच्छे इनके, मतलब पढ़ते जाओ इंसान। अच्छा, जो इन्होंने लिखा है ना, वो भी ऐसा नहीं कि बस सफात काले की है, क्वालिटी का लिखा है ना। आप पढ़ना शुरू करो तो अमूमन पढ़ते जाओगे। इनकी किताब थी बच्चों वाली, यही थी शायद, मैं ऐसी शुरू में कहा देखते हैं ऐसी नेट पे ना, ऑनलाइन वो डाउनलोड हो नहीं रही थी, मैं शुरू किया, ये मुझसे छोड़ी नहीं जा रही थी। फिर मैंने क्या किया, उसके स्क्रीनशॉट ले लेके तस्वीरों में फिर पूरी किताब अपने पास सेव की, ये वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रहे थे, रेफ्ता वाले थे, रेफ्ता आमतौर पर नहीं देते। तो फिर तकरीर उस्मानी साहब, ये तो आज के दौर के हैं भाई, ये तो जिंदा है, इनको कौन कौन जानता है? अच्छा, इनको माशाल्लाह ज़्यादा लोग जानते हैं, तकरीबन सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आज के दौर के हैं, इनको भी सितारा इम्तियाज़ मिला माशाल्लाह। उस दिन मैं उसको रफली गुजार दिया था, मैं चाहूँगा कि उसको हम थोड़ा सा देख लें एक दफ़ा। शरिया प्लेन बेंच सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, फेडरल शरिया कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे, सिंडिकेट यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो है वहाँ के मेंबर रहे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इस्लामिक इकोनॉमिक्स के रहे, चेयरमैन शरिया बोर्ड इन्वेस्टमेंट इस्लामिक फंड्स IIF के रहे, चेयरमैन शरिया। यहाँ आप सिर्फ ये जो इनके जिम्मेदारी है वो सिर्फ पढ़ते जाएं आप बस। मेंबर काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये ट्रस्टी रहे, और कमीशन ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर रहे, शरिया बोर्ड बैंक खैबर के मेंबर रहे, शरिया बोर्ड यूरोपियन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक के रहे। पढ़ते जाएं, मतलब इस्लामिक आप लोग को पढ़ा जा रहा है या मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है? ठीक है, ये देखिए, ये सारे पास इनके जो गुजरे हुए हैं ना, जो रहे हैं, वो हैं ये चेयरमैन 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 चेयरमैन, मतलब हद हो गई यार। आगे चलें, तो ये इनकी कुछ प्रेजेंट है, लेकिन ये बहुत कम है। और इनकी ये तो पुरानी है, ये अपडेटेड नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट अब तक हैं दारुल कराची के। इंटरनेशनल शरिया स्टैंडर्ड काउंसिल सेटअप बाय अकाउंटिंग, ऑडिशन दे वहाँ पे था, ये बहरीन के अंदर है। और मतलब इकोनॉमिक्स के ऊपर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ऊपर एक समझने एक हद तक स्टैंडर्ड माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये उसके भी चेयरमैन है, ठीक है। फिक़्ह एकेडमी के, राब्ता आलम इस्लामी, जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, इस्लामी फ़िक़्ह जो है, उसका जो इंटरनेशनल लेवल का जो इदारा है ना, वो ये है राब्ता आलम इस्लामी। मक्का में है, पूरी दुनिया के लोग हज करने आते हैं ना, मुसलमानों में उसमें तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है ना, वे सारे के सारे हज करने मक्का ही जाते हैं। तो वहां इन लोगों ने बोर्ड बनाया है, अरब ने बनाया है, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नहीं बनाया। अरब अपने अलावा किसी और को गर्दानते नहीं है। अजम का मतलब किसी को पता है अजम किसे कहते हैं?
गूंगे को, असल में अजम कहते हैं गूंगे को। हाँ, अरब अपने अलावा लोगों को अजम कहते इसलिए थे कि बोलने वाले तो हम हैं, तुम तो गूंगे हो। फारसी कोई जबान है? इंग्लिश तो थी नहीं, उर्दू भी नहीं थी। यानी उनका आप लेवल चेक करें, कॉन्फिडेंस भी है इसके अंदर और एक हद तक तकब्बुर भी है, तासुब भी है, लेकिन वो तासुब किसी बेस पर था ना भाई। अरबी जबान ही ऐसी थी कि इसके अलावा दूसरी जबान, इसके आगे दूसरी जबानें कम्पीट नहीं कर पाती। हर 100 साल बाद जबान में अल्फाज चेंज हो जाते हैं। इंग्लिश को देख लें, उर्दू को देख लें, फारसी को देख लें, जर्मन को देख लें, फ्रेंच को देख लें, चाइनीज को देख लें, स्पेनिश को देख लें, हर थोड़े 100 साल 200 साल में क्या हो जाता है, वो लिटरेचर आप नहीं पढ़ पाओगे, मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, आपको डिक्शनरी की भी जरूरत पड़ती है। अरबी के अंदर ऐसा नहीं है। 1400 साल पहले कुरान था, हदीस थी, आज भी वही ज़हाबा है, हम भी ज़हाबा बोलते हैं, चला गया, कोई फर्क नहीं। तो ये बहुत डिफरेंस है, इस पर इंशाल्लाह अलग हो बात है, इस पर तो एक अलग चैप्टर है। खैर, तो कहने का मकसद है कि उन्होंने किसी को गर्दानते नहीं है, वो अपने पास से चेयरमैन बनाने के बजाय मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बुलाया कि आप आए और आप संभालें। आने की इतनी जिम्मेदारियां पहले है, वो जो बताइए अभी आपको, और ये और उसके अलावा मजीद। खैर, गर्दानने का मतलब उनको वैल्यू नहीं देते, किसी और को वैल्यू नहीं देते, वो नोटिस ही नहीं लेते। वैल्यू देना तो फिर भी कुछ अच्छा लफ्ज है, नोटिस ही नहीं लेते। गर्दानने का सही तर्जुमा है कि नोटिस ही नहीं लेते, दोहराते ही नहीं, नाम ही नहीं दोहराते। खैर, ये बहुत सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके बाद किताबें, आसान तर्जुमा कुरान, उलूमुल कुरान, इस्लाम और जदीद मईशत तिजारत, हाफिज़ से कुरान तक। अगर किसी को उलूमुल कुरान से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए ना, ये कुरान कैसा हुआ क्या हुआ, बेस्ट बुक है, 508 सफ़ात की है। मेरी नियत है मैं दोबारा पढ़ूँ उसको, और आसान तरीन उर्दू ज़बान में तर्जुमा। मुझे अब तक जो जितने भी तर्जुमे मैंने पढ़े, इस तर्जुमे को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मैं अल्लाह ताला मुझसे बराह रास्त वाक़तन बात कर रहे हैं। दीगर तराजुमे में बहुत मुश्किल हो रही थी, पहले लफ्ज़ को मतलब समझो, फिर उसको जोड़ो, फिर जुमला बनाओ, ऐसे लग रहा होता है ना, बहुत लफ्ज़ी तर्जुमा होता है ना, समझने में मुश्किल होती, मुझे खुद मुश्किल होती थी। इसको पढ़ के नहीं लगता, ऐसा बहुत रवां तर्जुमा है, बहुत सलीस, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बहुत फ्लुएंट है, बहुत फ्लो बहुत अच्छा है इसका। खैर, बुखारी शरीफ हदीस की किताब है, उसकी जो कमेंट्री है वो 12 जिल्दें या 13 जिल्दें छप चुकी हैं, तकरीबन 16-17 पे जाके उसकी कमेंट्री मुकम्मल होगी। बुखारी शरीफ सिर्फ 2 जिल्दों में है, और अगर उसका जो फुट नोट्स है वो हटा दें तो 1 जिल्द में बुखारी शरीफ पूरी आ जाएगी। तो उसकी एक्सप्लेनेशन करने में ही जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी हम इतनी किताबें पढ़ते नहीं जितनी वो लोग लिख के चले जाते हैं। लिखी ये तो है, ये चंद 28 के करीब कुछ हैं, इनके 28 नहीं, तकरीबन 100 के करीब है बुक्स। ये ऐसी रफली कोई एक इमेज मिल गई थी मुझे, तो मैंने उसको वो रख लिया। मेरे पास है इनकी लिस्ट किताबों की, अगर इंटरेस्टेड हो तो हाँ अवेलेबल। अच्छा, अब हम आते हैं हमारी इन सारी कहानियों और सारी बातों के बाद कि आखिर इनके पास ऐसा क्या गुर था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी कभी लेट नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पर उनको बहुत दफ़ा मेरी मुलाकातें हुई हैं, मिलता रहता हूँ, और भी जितने लोगों से मैंने उनके मुतालिक सुना है, हर बंदे से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से बहुत सौ को बहुत से फिक़ी मामलात में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे अब तक याद नहीं किसी एक ने ये कहा हो कि यार मुफ्ती साहब ना टाइम पे नहीं आए। किसी एक ने ये कहा हो कि यार मैंने उनको देखा ऐसी गप्पों में लगे हुए थे फजूल। जरा टाइम मिल जाए ना उनको तो वो कुरान की तिलावत शुरू कर देंगे, कोई लिखने का अपना काम शुरू कर देंगे, किसी किताब का मुताला शुरू कर देंगे। जो लोग इनके साथ सफ़र करते हैं वो बताते हैं कि जहाज़ के अंदर भी कुरान की तिलावत चल रही होती है, तफसीरें पढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुरान से तो वैसे ही बहुत शगफ है। ठीक है, इनका जो आसान तर्जुमा कुरान है, ये इसका अक्सर हिस्सा जहाज़ में मुकम्मल हुआ है। यानी हम तो जहाज़ में जाएंगे तो कोई किताब लिखना तो दूर की बात, पढ़ना भी गवारा कम लोग करते हैं। बल्कि एक सूरत के आखिर में तो उन्होंने लिखा कि ये सूरत अरफात के मैदान में बस के इंतज़ार में लिखी है, इसकी तफसीर मुकम्मल हुई है। अरफात में जिन लोगों का हज का, यानी कि उनको जिन लोगों को ये खुशकिस्मती से ये मौका मिला है हज का, तो उनको अंदाज़ा होगा कि अरफात में इंसान का अपनी जान बचाना मुश्किल होता है, इतना रश होता है वहाँ। बंदा अपनी कोई किताब पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, ये फिर लिख भी रहे, इनको नहीं मुसीबतें हो रही, गर्मी है और फला है और पता नहीं क्या है, जो हम हमारे साथ सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। ये तो आज के दौर की, आज तो जाती है ना उस भाई लोड शेडिंग होती है ना, ये तो आज के दौर के ना भाई जिंदा है, जिसको जाके मिल ले, ऐसे नहीं कोई, उसको क्या कहते हैं, नहीं वो एक वो जो आता है ना फैंटेसी,
वो नहीं है ये, रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ स्टोरी है। आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट। हमारा किसी जगह जाने का जो टाइम एस्टिमेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है। अप्रोक्सीमेट टाइम एस्टिमेशन ऑफ अ जर्नी, हम जाते हैं कहीं भी, हम जर्नी है, हमारा ये सफर है, ये पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, पॉइंट ऑफ अराइवल है, एस्टिमेटेड टाइम है। आप लोग के पास पेजेस हैं किसी के पास, आप लोग लाएं वो नोटबुक्स लिखने के लिए? अगर 2 लोग लाएं तो 2 मिनट में, इससे पहले तो अच्छी बात है आप लिखें कि आप मिसाल के तौर पर आपने घर से निकल रहे हैं, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, घर से टेकवर्ड्स का ले लेते हैं, तो आप निकल रहे हैं, तो आप कितने मिनट लगेंगे, और यानी कि आप कहाँ गया ये रहा, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पॉइंट ऑफ अराइवल, ये दोनों लिखने और उसके आगे टाइम लिख देना है। अभी कर लें, जिन जिनके पास है वो तो कर लें, बल्कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, चंद सेकंड में ही हो जाएगा। आप ये लिखें, और मतलब ये जो है ना, ये जो पूरा लिखा हुआ है, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी यानी सेल्फ असेसमेंट के लिए आप इसको अपने पेज पे लिख लें जगह कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो भाई आप ऐसी वर्बली बता दें। 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक करीब मंगाल बने, ठीक है, वेरी गुड जी। क्या 1 घंटा भी ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल। नहीं, मैं एक लाइट ऑन करना चाह रहा हूँ। कहाँ पे? अच्छा वहां है। ओह, इतना हो कि आप लोग को ये नजर भी आता रहे, आ रहा है ना, आ रहा है, नजर आ रहा है, बस ठीक है, थैंक यू अम्मार, जज़ाकल्लाह। ठीक है, फिर क्या होता है? हाँ, तो हम में से अक्सर की टाइम एस्टिमेशन इसी तरीके से कुछ लगभग कुछ ऊपर कुछ नीचे हो रही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ड्राइंग रूम टू द व्हीकल तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाता है बाज़ औक़ात। अब डिपेंड करता है कि आपका घर कहीं 4th फ्लोर पे ना हो, 17th 18th 19th फ्लोर पे ना हो, फिर अलग है। ये मैंने वैसे अपने हिसाब से किया है, ग्राउंड फ्लोर पे अगर है तो ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया? तो भाई ये इधर नहीं है, ये गलत हो गया है, ये 15 है ऊपर, ये 1 नहीं है। ड्राइव टू द कंपनी लोकेशन, ये 15 है, ये इधर अब सारे ना नीचे के ऊपर आएंगे, इसका मतलब ये गलत हो गया, सॉरी। ये जो 15 है ना, ये इधर है, तो कम यानी कि मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, और बैठने के बाद से लेकर ऑफिस में नहीं, बिल्डिंग यानी जो लोकेशन है ना, वहां पहुंचने तक 15 मिनट लगने हैं। ठीक है, आगे सर्चिंग पार्किंग तकरीबन 4 मिनट लग जाते हैं बाद औक़ात। एक रफ एस्टिमेट है, अंदाजे से जिसको जितना लगता है उस हिसाब से लगाए। फ्रॉम द पार्किंग टू द ऑफिस बिल्डिंग 1.5 मिनट लग जाता है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर टू द ऑफिस वर्क स्टेशन तकरीबन 2 मिनट लग जाते हैं। तो ये कुल मिला के कोई जो इसमें जो हो गई थोड़ी मिस्टेक के साथ, लेकिन हम इसको अगर कंसीडर करते हैं तो 23 मिनट्स लग रहे हैं ना। अच्छा, अब मैं घर से निकल रहा हूँ 23 मिनट्स, मिसाल के तौर पर मुझे पहुंचना है यहाँ पे 8 बजे, तो 23 मिनट्स मेरा टाइम है, ऐसा ही ना मुस्तफा भाई? हाँ वो आगे आएगा ना, अभी इसमें बताए ना 23 मिनट। हाँ ये है गूगल मैप का, तो आज बहुत फायदे हैं। आज तो मैं कहता हूँ लेट नहीं, और ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, पहले भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज तो और ज्यादा इसका हमें यानी कि फैसिलिटीज हासिल है। आप नहीं, ट्रैफिक बता रहा होता है पूरा भाई, वो आपको रूट ऑल्टरनेट रूट्स बता रहा होता है। हाँ 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 बिल्कुल। यानी आप यहाँ ये देखो, ये आप तो समझदार है, आप लोग कितनी वो नहीं है यहाँ पे समझाने की। यहाँ 23 मिनट है, चले हम उमूमन जो उमूमन कर रहे होते हैं ना कैलकुलेशन, वो इसी तरह करते हैं जो इसमें यहाँ पे हुई भी है। अच्छा बल्कि इस तरह भी नहीं करते लोग, पता क्या करते हैं, बस ये ड्राइव टू द कंपनीज लोकेशन बस। अच्छा, और गूगल मैप से भी क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते
ट्रैफिक नेट ऑफ होगा और ट्रैफिक कुछ चेक करेंगे रास्ते का टाइम कितना है, 20 मिनट का है ना। अच्छा उसमें 20 मिनट आ रहा होगा ना, तो मैं पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में भाई, बस हाँ पहुंचने वाला हूँ भाई। आप निकलोगे अपने, थोड़ा अगर रेडी होना तो रेडी हो गए, और अगर आप हमेशा ही सूटेड बूटेड रहते हो तो चलो आप जाओगे, बाइक हो या गाड़ी हो उसका स्टार्ट करोगे, निकालोगे, फिर आप जाओगे, फिर रास्ते के मसाइल हैं, फिर वहां पार्किंग है, फिर ये देखिए ना इसमें से 5 चीजें लिखी है, बहुत सिंपल है, यानी कि 5 तो होती ही होती है। वो तो एक बात की चीज है ना, उस पर आएंगे इंशाल्लाह। हमें रखना चाहिए एक बफर, ठीक है। बफर क्या होता है, बफर आप सबको अंदाजा होगा बफर का ना, हम लोग तो हाँ गैप कह सकते हैं उसको, एक मार्जिन जो हमें अंदाजा हो, यानी उतना मार्जिन जो एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड की बात नहीं हो रही, एक्सपेक्टेड मार्जिन। मिसाल के तौर पर आपने घर से निकले, आपके रास्ते में कितने सिग्नल आते हैं ये सबको पता है ना, अचानक तो सिग्नल नहीं खड़ा हो जाता यार, कल नहीं था आज आ गया, ऐसा तो नहीं होता, पर आज था और कल नहीं है अब नहीं, ऐसा नहीं होता। सिग्नल्स हैं, आपको पता है आपके रास्ते में 2 सिग्नल्स तो आते ही आते हैं। अच्छा उन सिग्नल्स पे जो मैक्सिमम टाइम है वो भी आपको पता होता है, 1.5 मिनट है, कहीं 1 मिनट होता है, अक्सर 1.5 से 2 मिनट होते हैं, 2.5 मिनट भी होते हैं कहीं, ठीक है। तो वो आप उसमें काउंट करेंगे, ये आपका बफर शुरू हो गया। यानी 23 मिनट पे अगर आपके 2 सिग्नल आ रहे हैं और हर एक को 2-2 मिनट करना पड़ा तो 4 मिनट हो गए, 23 मिनट अब कितने हो गए, 27 मिनट हो गए। अच्छा उसके अलावा आपने क्या करना है, एक तो सिग्नल हो गया, दूसरा ट्रैफिक। कुछ पॉइंट्स हैं कराची के अंदर माशाल्लाह से जो इतने पक्के हैं कि वहां ट्रैफिक होगा, और अगर आपके रास्ते में अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई एक आध पड़ता है तो आपको आइडिया होगा कि वहां मेरी गाड़ी तकरीबन 5 मिनट तक रिंग रिंग के स्लो स्लो चल रही होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके रास्ते में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं और कितने पॉइंट्स नहीं, बाद जीरो है नहीं है। हाँ इससे भी बहुत फर्क, आप सुबह सुबह आ जाए 7 बजे, कुछ भी नहीं खाली होता, आप बड़ा भगाते हुए नहीं उड़ाते हुए आ जाए तो आप पहुंच जाए आराम से, फिर आपको बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो गूगल मैप से आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको ये कर लें कि भाई वो किसी तरीके से आपको उसका ट्रैफिक वगैरह का पता चल जाए। ठीक है ट्रैफिक हो गया, आपके सिग्नल का मार्जिन हो गया, ये 2 तो बहुत मेजर हैं, ये तो इसको तो मार्जिन में भी नहीं डालो बल्कि, लेकिन वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने तो जो कैलकुलेशन की उसके हिसाब से उसमें ये आएगा नहीं, इसलिए इसको हमने बफर में ही रखा है। तो अच्छा ये हम लोग बफर नहीं रखते ना, बहुत से लोग हैं शिराज, हम लोग बफर तो नहीं रखते, हम बोलते हैं यार आ तो रहे 23 मिनट गूगल में, बस पहुंचूंगा 15 मिनट में, देखना कैसे नहीं पहुंचा, यूं भगाऊंगा यूं। करीम करीम को भाई भगा यार पहुंचना है, ठीक है। हाँ पीछे तो पड़ते हैं ना लोग। तो क्या होता है हम लोग बफर नहीं रखते, बफर नहीं रखने के पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनमें से कुछ वजूहात हम यहाँ जिक्र करेंगे। अच्छा पोनी का कॉन्सेप्ट किस किस को पता है, पोनी का नाम किसने सुना है? और अच्छा इसकी मैं फिर शॉर्टली एक स्टोरी सुना देता हूँ पोनी का। एक गांव के अंदर, नहीं सुनी किसी ने स्टोरी? अगर किसी ने सुनी हो तो वो सिर्फ हाथ खड़ा करे, बताया नहीं। नहीं वो तो होता है, नहीं कहानी सुनिए पोनी की कहानी, कुएं वाली सुनिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा इसका मतलब आप लोगों ने सीधे फिर तो सुनानी चाहिए, वरना मैं सोचा इसको स्किप कर देंगे। एक गांव में जो है ना वो कुत्ता गिर जाता है कुएं के अंदर, तो गांव वाले लोग बोलते हैं यार ये तो पूरा कुआं खराब हो गया, वहां तो नल वल तो नहीं होते ना, तो कुएं से पानी निकालना था। अब वो कहते हैं यार क्या करें इमाम साहब के पास चलते हैं। अच्छा गांव देहात के अंदर ना जो मौलवी साहब होते हैं ना उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है, वो तो समझ लो किंग होता है इलाके का ना। तो वो कहते हैं जो मसला हो पंचायत में भी हो तो भाई मौलवी साहब आगे बताएंगे। तो वो मौलवी साहब के पास चले गए कि भाई इस तरह हो गया मसला, तो क्या करें हम, जो है ना वो कुत्ता गिर गया और बदबू भी आ रही है, क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई आप जो है ना वो ये शरई मसला है, और पानी कितने डोल निकालें, अगर चूहा गिर जाए तो कितने डोल निकालना है, सबके अलग अलग डोल बाकायदा शरीयत के अंदर लिखे हुए। कुत्ता गिर जाए तो भाई 60 डोल निकालने आप पानी, डोल डोल समझते हैं वो जिसमें जी 60, हाँ या 60 जिससे हम पानी निकालते हैं ना, तो हर कुएं के साइज के हिसाब से उसका डोल होता है, तो वो उतना आप पानी निकालें तो उसका पानी का फिर हुक्म पाक है, फिर वो पाक हो जाएगा। उन्होंने कहा चले ठीक है। अच्छा उन्होंने सोचा कि भाई ये जो है ना जरा खपती टाइप होते हैं, तो कहीं ऐसा ना वहमी हो जाए, फिर उनका ऐसी बोलना भाई अगर फिर भी बदबू ना जाना तो
$40 और निकाल देना। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हम चले गए, वापस आ गए, इन लोगों ने $40 निकाल लिया पानी। मैंने कहा चलो भाई मौलवी साहब ने कह दिया पाक है तो अब सही है, लेकिन फिर उन्होंने निकाला अपने इस्तेमाल किया तो उसमें यार अभी भी आ रही है स्मेल। तो मौलवी साहब ने कहा था ना 40 और निकाला, तो फिर उन्होंने 40 और निकाल दिया, 40 और निकाल लिए। तो फिर क्या हुआ कि वो अब चल रहे हैं, फिर भी बदबू आ रही है। एक साहब ने कहा कि यार इमाम साहब के पास क्या नहीं यार 40 और निकाल लेते हैं। किसी ने कहा 40 और, तो बस 40 और निकाले, $120 निकाल लिए। अब फिर भी बदबू ही जा रही है। अब तो कह रहे हैं यार ये तो बड़ा कोई मसला हो गया। फिर जाते हैं इमाम साहब के पास, कहते हैं वो हमने तो ये 40 और निकाले, लेकिन बदबू है क्या, मैंने आपसे कहा था ना 40 और निकाले, कहा हमने 40 और निकाले, फिर 40 और निकाल लिए। अब इमाम साहब कह रहे हैं यार ऐसा तो होता नहीं है, वहम की भी एक हद होती है, मतलब ये कौन सा वहम है कि जा ही नहीं रहा मुसीबत। चलेंगे अच्छा अच्छा एक बात बताएं, आप लोग कुत्ता निकाला था, क्या कहा होगा उन लोगों ने, क्या कहा होगा, नहीं निकाला था। तो आगे से इमाम साहब ने क्या कहा होगा कि भाई क्यों नहीं निकाला था। अब इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा होगा, हमने कहा ही नहीं था, आपने तो कहा ही नहीं था। तो अच्छा चलो, कहेंगे भाई अगर आप ये कुत्ता नहीं निकालेंगे तो 40 क्या आप $4000 भी निकाल लेंगे ना, कुआं पाक थोड़ी होगा। पहले कुत्ता तो निकालें, कुत्ता निकालने के बाद काउंटिंग शुरू होगी। अच्छा एक ये इसके बाद रियल एक वो हुआ कि एक इंसिडेंट में साहब ने आगे बताया कि हमारे गांव में तो ऐसा नहीं हुआ था। एक जगह एक कहानी सुनाई गई, भाई हमारे गांव में तो ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर कैसा हुआ था, कहा हमारे गांव में तो ऐसा हुआ था कि वो हमने जब डोल डाला ना तो उसमें कुत्ता पहले आ गया, पानी निकालने के लिए डोल डाला तो उसमें कुत्ता, उसी में कुत्ता आ गया, तो हमने कुत्ते को वापस डाल दिया क्योंकि इमाम साहब ने नहीं कहा था। तो ये हाल है, होता है बात, बहुत सीधे साधे होते हैं बेचारे। तो ये कहा, ये वहां से एक इस्तेआरा बन गया कि जब तक आप कुत्ता नहीं निकालेंगे जब तक फायदा नहीं होगा, आप जितनी मेहनत करते हैं फायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन हमारे दिमागों में बैठ जाते हैं, जब तक वो नहीं हटते ना, आप 10 लेक्चर दे दो, 10,000 दफा समझा दो, कुछ भी कर लो, बंदा नहीं सुनेगा, आपकी उसको समझ ही नहीं आएगी। एक जगह कहानी सुना, अच्छा अब ये रियल वाकया है, अब ये जो कुत्ते वाली कहानी है ये समझाने के लिए है, इस रियल है नहीं है अल्लाह आलम, लेकिन हो ही होगी ऐसी कहानी भी, लेकिन ये जो अब मैं बता रहा हूँ ये रियल है। सुलेमान अहमद साहब एक जगह ट्रेनिंग करा रहे थे, उन्होंने ये वाक़ा सुना दिया, गांव में ट्रेनिंग करा रहे थे, उन्होंने बोला इस तरह कुत्ता आया और ये वो हो गया, वहाँ एक हंगामा शुरू हो गया, क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं कि हम गांव वाले क्या पागल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। भाई ये मतलब नहीं है, मिसाल है, बुजुर्गों ने लिखी है, समझाने के लिए दी जाती है उनको। वो एक हो गया, खैर उनको अपने सेटल डाउन किया, फिर कहने लगे कि भाई जो है ना वो आपका एक साहब कहने लगे मैं इस कुत्ते को नाम देना चाहता हूँ। अच्छा हमारे यहाँ कुत्ते को नाम कैसे कैसे होते हैं, देहातों में होते हैं पप्पू, डब्बू, मुन्नू, पता नहीं ऐसे नाम होते हैं गांव देहात में, और शहरों में कैसे होते हैं जर्मन और पता नहीं क्या, शेफर्ड और टॉमी और पता नहीं क्या क्या ना, इस तरह नाम होते हैं। तो उसने ना, हाँ टाइगर होता ही नहीं वो टाइगर, लेकिन उसको बस वो, तो उन्होंने कहा इसका नाम था टोनी। अरे कहा ठीक है भाई होगा, नाम टोनी होगा भाई। उस वक्त तो खामोशी से निकल गया, भाई फड्डा हो रहा था, जान बचाओ निकलो, तो चले गए। फिर क्या हुआ कि वो एक जगह पर बाहर ट्रेनिंग होने लगी बाहर मुल्कों में, तो वहाँ पे गोरा आया हुआ था, उसका नाम था थॉमस, थॉमस नाम था, पता नहीं क्या नाम था, तो उसको कहते थे सब प्यार से टोनी कहते थे, उसका नाम निकनेम था टोनी। वहाँ ये कहानी सुना था, जब टोनी बोले तो सब उसको, क्लास फेलो होते ना, सब छेड़ने लगे उसको, देखना तुम थे। अच्छा वो जब ब्रेक हुई तो कहने लगे यार तुमने कभी बताया नहीं, तुम गाँव भी गए थे और तुम कुएं में भी गिर गए थे। अब उसको छेड़े जाए, पूरा पूरा सेशन छेड़ते जाए, थोड़ी थोड़ी देर छेड़ते जाए, सब लोग चले गए। वो बाद में आया कि सर आपने जो वो किया ना, वो मुझे ना इस तरह बड़ा वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार ये तो गलत हो गया। अच्छा हमारा टाइम वैसे हो गया है, 4:30 हो गए, तो हम 5 मिनट कर लें, क्योंकि थोड़ी देर 10 मिनट लेट शुरू हुआ था, तो हम थोड़ी देर लेट की, अगर किसी को कोई जाना तो वो बता दें फिर चलें, अगर किसी को कोई मीटिंग है, कोई अर्जेंट कोई काम है तो, और नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा और कर लेते ताकि ये चीज़ पूरी हो जाए ना। क्या सजेस्ट, क्या आप लोग की क्या राय है, 5 मिनट कर लें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर ये इस तरह सारा मसला हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बाकी गलत हुआ। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने सोचा कि भाई क्या कहना, तो फिर उसका नाम रखा गया पोनी। पोनी एक छोटा सा जानवर होता है,
एक घोड़ा होता है, घोड़े की एक ब्रीड होती है, एक नस्ल है, और बड़ा प्यारा सा होता है। तो ये बोलते हुए बुरा भी नहीं लगता। असल में बोलना क्या है, असल में बोलना है कि आपके दिमाग में खन्नास है फाइक, ये होता है। आप किसी को बोलो ना खन्नास है तो वो बुरा लगता है। तो अब कोई अच्छा सा वर्ड, ये पोनी बुरा नहीं लगता इतना, अरे कोई पोनी हो गया होगा आपके यहाँ, कोई पोनी आ गया होगा, तो बोलते ही, बल्कि लोग खुद बोलते हैं यार मेरा, मुझे खुद एकदम बोला कि यार मेरा, मुझे लगता है शायद ये मेरा पोनी है गहीर भाई, आप बताएं। मैंने कहा हाँ देखते हैं। तो ये स्टोरी थी पोनी की। बफर ना रखने के बहुत से 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो है एरोगेंस के, भाई मैं क्यों बफर रखूं, मैं क्यों जल्दी क्यों पहुंचूं, मैं तो सी हूँ भाई, मैं तो CEO हूँ, मैं क्यों जल्दी पहुंचूं, मैं तो लीड हूँ। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं वैसे ही कुछ भी नहीं हूँ, छोटा सा एम्प्लॉय। ये भी एक चल पड़ा है अजीब मुसीबत। तो खैर एरोगेंस एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है भाई क्या हो गया, क्या हो जाएगा, देर से पहुंचूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो कुछ क़यामत थोड़ी आ जाएगी। चलो अच्छा, अगर कुछ हो भी गया, हो खैर है यार, क्या हो गया, खैर हो गई, ये हमारे जहनों में बातें चल रही होती। अच्छा एक और बड़ा खतरनाक पोनी है, जो लोग थोड़ा सा अपने वक्त की कदर करने लग जाते हैं ना, उनके जहन में एक पोनी आ जाता है। वो पोनी ये होता है कि यार अगर मैं सारे बफर रख के निकला, तकरीबन मैंने 10 मिनट का बफर रखा है, 23 मिनट से 33 मिनट पे आ चुका हूँ। अच्छा हुआ ये कि मुझे कुछ भी नहीं मिले, और थोड़ी मैं तेज भी चला लूँ तो 23 मिनट तो बफर तो एक भी जरूरत नहीं पड़ी, ना ट्रैफिक मिला, ना जो है वो मिला, सिग्नल मिले। मैं 23 मिनट की मेरी क्या थी, टोटल ड्राइव थी, टोटल जर्नी थी, उसमें भी थोड़ी स्पीड बढ़ गई क्योंकि ट्रैफिक था नहीं, तो वो भी 20 मिनट हो गए। इन 13 मिनट में मैं क्या करूंगा यार, ये 13 मिनट में मैं क्या करूंगा, मेरे तो जिंदगी के 13 मिनट कीमती तरीन जाए हो जाएंगे। ये भी आता है ख्याल, ये बहुत अर्से तक मुझे भी आता रहा। ये मतलब मैं कोई किससे कहा नहीं, अपनी अपनी आप बीती बता रहा हूँ। क्योंकि एक किताब है, उर्दू में है वैसे वो, इस किताब का नाम है मताए वक्त और कारवान इल्म। मताए वक्त यानी वक्त की कदर कीमत, और कारवान इल्म यानी कि इल्म का एक कारवां कहते हैं ना, कारवां इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाँ काफिला, अच्छा हाँ हाँ कैरावान। तो उस किताब के 2 हिस्से, जिस तरह नाम है ना, 2 काम बताया हुआ कैरावान। पहला जो हिस्सा है उस किताब में, उसमें उन्होंने टाइम के ऊपर बात की है बड़े अच्छे अंदाज से ना, बहुत से पुराने बुजुर्गों के भी और बहुत से लोगों के, बहुत से साइंटिस्ट लोगों के भी ना अकवाल जिक्र किए उन्होंने, कि वो वक्त को क्या कहते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भी गालिबन जिक्र किया है किसी का, कि वक्त तो धोधारी तलवार है, या तो तुम इसे किसी अच्छे काम में काटो वरना ये तुम्हें काट डालेगा। बहुत अच्छा, वाकई अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना इस कॉल के, तो बहुत एक्यूरेट बैठता है ये। अगर और एक और भी बात है ना कि खालिश दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो किताब मैंने पढ़ी, उस किताब को मैंने ख़रीदा, बहुत आई थिंक कोई 10-15 साल पहले ख़रीदा होगा। तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। बुक उमूमन कवर टू कवर ही पढ़नी चाहिए, पहले सफ़े से शुरू की। उसके शुरू में ना बहुत सारे उलमा की ना वो हैं, उस किताब के बारे में आरा हैं, राय हैं बहुत सारी। तो उसमें मैं पढ़ता गया, मुझे यार समझ ही नहीं आ रही क्या है क्या नहीं है। उस वक्त मुझे नहीं पता था तकरीस कहते हैं उसको, उर्दू में भी अरबी में भी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है यार ये, मैंने बंद करके रख दी ऐसी। फिर बहुत ज़माने के बाद, तकरीबन कोई चंद महीने बल्कि साल 1.5 साल के बाद, किताबें हटा रहा था, मेरे को सेटिंग कर रहा था, तो उसमें वो किताब निकली। अब क्योंकि मैंने खरीदी थी ना, पैसे दिए थे, मैंने कहा यार पढ़ते हैं। मैंने लास्ट टाइम 20-30 पेज हो गए थे, पढ़ता हूँ। तो चंद पेज शुरू पीछे से, ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए, पढ़ना शुरू किया। ईशा के बाद में बैठा था, फजर की अजान हो गई, तो अब मैं किताब पढ़ रहा था, मुझे नींद नहीं आई। उस किताब ने मुझे ऐसा रोक के रखा कि मैं सो भी नहीं सका, और नींद आई नहीं। और फिर नमाज पढ़ने गया, मैं नमाज पढ़कर आया, थोड़ी सी पढ़ी, फिर नींद आ रही थी बहुत, और आखिर में कुछ चैप्टर्स बच गए थे। उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी जिक्र था, और मुफ्ती तकी साहब के उस्ताद के भी चंद एक चीज़ें रह गई, यानी हार्डली 20 पेजेस रहते होंगे, 304 सफ़ात की किताब है वो टोटल। तो फिर मैंने जो है, मैंने कहा यार कि मैं बाद में पढ़ूंगा, सुबह उठ के ना मैं सो जाता हूँ। फिर मैं उठा, फिर ज़ोहर के वक्त मैंने वो किताब मुकम्मल की। तो वो बहुत बेहतरीन किताब है, उस किताब ने मुझे बहुत कुछ दिया। लेकिन एक पोनी ध्यान में मेरी गलती से बैठ गया था, उस किताब की गलती की वजह से। वो पोनी यही था कि यार अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो वक्त इतना कीमती है। बहुत से बुजुर्गों का था कि वो हाथ में किताब लेकर मस्जिद जाते थे, तो मैंने भी इसका अमल शुरू कर दिया था। मैं हाथ में किताब लेकर मस्जिद जा रहा होता था,
अब मस्जिद में दाखिल होने के बाद रखता था, अपनी नमाज पढ़ी, फिर वापस आया तो किताब पढ़ते रहा। तो कई सफ़ात मेरे आ चुके हैं, शादियों में जा रहा हूँ किताब हाथ में, लोग अपनी सियासत में फजूल चीज़ों में बकवासें कर रहे हैं, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। किसी घर जा रहा हूँ, मैं अलग कोने में बैठा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। मेरे अब्बू ने डाला भी, क्या क्या पागल हो गए, दावत में किताब पढ़ रहे। मैंने कहा अब्बू, मैं ये फजूल बातें कर रहे हैं, या तो कोई रेलेवेंट बात हो तो चलो मैं कुछ हिस्सा लूँ, क्या सियासत में फलां पार्टी और फलां पार्टी चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस किताब से बहुत फ़ायदा हुआ, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग पढ़ें। है वो मेरा ख्याल इंग्लिश में, तो अभी तक तो उसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई है। उसका जो दूसरा हिस्सा, उसमें उन्होंने 2-2 3-3 सफ़हात पढ़ना, मुख्तलिफ लोगों के हालात लिखे, कैसे थे, क्या क्या करते थे, मुख्तलिफ, बस बहुत कम मुख्तसर। तो ये पोनी भी आता है कि भाई मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसका क्या हाल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि वो जो टाइम हमारा अगर बफर रखने के बाद हमें कहीं बफर यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिला, तो आखिर हम उस टाइम को कैसे वो करें, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मुझे तो मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों को काम होंगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारा टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे हम रोकते हैं इसको। और आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, यानी कुछ ऐसी चीज़ लग रही है कि कोई यानी हमें कुछ करना चाहिए टाइम के हवाले से, एक्टिविटी, या कोई हमें सेल्फ असेसमेंट के तौर पे कुछ करना चाहिए? जैसे मेरी राय ये है कि आप लोग अपने तौर पे, कोई वो नहीं है, एक तो मैंने लास्ट टाइम जो दिया था वो ये था कि अपनी मर्जी से कोई भी एक बंदे के बारे में जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसको आप सोचते हो, आइडियलाइज करते हो, उसके मुतालिक उसकी अच्छी क्वालिटीज़ लिख कर लाएं कि वो किन सिफात की बुनियाद पर इतनी ऊपर पहुंचा है। मेरा अब तक का असेसमेंट जितने भी लोगों को मैंने पढ़ा है, मल्टीपल लोगों को, ये है कि उनमें से कोई एक कॉमन चीज़, जो अगर बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं तो उनमें से एक कॉमन चीज़ ये ज़रूर है कि वो अपने वक्त की कदर करते थे। मुझे अभी तक कोई एक नहीं मिला जो वक्त की कदर ना करता और अल्लाह ने उसको ऊपर पहुंचाया, चाहे वो मुसलमान हो ना गैर मुस्लिम हो। कुछ अल्लाह ताला के यूनिवर्सल लॉज है, उसमें मुसलमान गैर मुस्लिम से कोई अल्लाह की रिश्तेदारी नहीं है मुसलमानों से। कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं, वो आप अपनाएंगे, आपको खींच के ऊपर ले जाएगा, ऊपर नहीं भी जाना चाहेंगे ना, वो चीज़ आपको ऊपर ले जाएगी। तो ये मैंने एक दिया था कि आप कोई एक शख्सियत उठाएं, और जो आपको पसंद है उसका आप पढ़ चुके हो, दोबारा आपको स्टडी ना करना पड़े शुरू से, उसका आप ये देख लें। और आज के हिसाब से मैं चाह रहा हूँ एक एक्टिविटी कि हम अपना थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट कह लें, या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो हमारी टेक वर्ड्स की एक वैल्यू भी है, उसमें हम अपने इस हफ्ते की रूटीन को थोड़ा सा लिखें और चेक करें हमने कहाँ अपने वक्त को कदर दी है, वैल्यू दी है, और कहाँ अपने वक्त की नाकदरी की है। तो ये आप लोग चाहें तो कर लें, तो जब चाहे मुझे आप लोग दे दें उसको। फिर हम, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई चाहे, बाद लोगों को अपने पर्सनल चैलेंजेस इस तरह से होते हैं कि यार मैंने ये कोशिश की थी कि मैं मैनेज नहीं कर सका टाइम को, तो पूछ ले, मैं समझा सकूंगा, बता सकूंगा, बता दूंगा, नहीं बता सका तो कुछ रिसर्च करके बता दूंगा। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन आंसर किसी को वैसे भी हुआ करें तो सब लोग माशाल्लाह फ्री है, मुझसे कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।